हाय गाइज, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से वेलकम बैक यूट्यूब चैनल पर हमारे। आज का थोड़ा जो डाउट है हम वीडियो लेके आए बेटा। आज का टॉपिक ये है कि आईआईटी 2024 का जो आपका ये जो चल रहा है, जो 12th स्टूडेंट जो थे जिनका सेशन 2023-24 में जिन्होंने एग्ज़ाम अभी दिए हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों चाहे आईसीएस के बोर्ड, किसी बोर्ड के बच्चे हों जिन्होंने 12th क्रॉस किया है, तो उसके लिए जो चांस बचा है वो लास्ट चांस है लगभग ये वाला 2024 वाला। इसके बाद में एक साल और मिलता है, एक चांस उन्हें और मिलता है। जिन्होंने इस साल 12th किया है उन्हें 2025 वाला एक और साल चांस मिलेगा, जिसमें 2 अटैम्प्ट होते बेटा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो साल में 2 बार आपको चांस मिलता है, 1 दिसंबर में इसके फॉर्म भरे जाते हैं जो लगभग जनवरी के लास्ट वीक, और मतलब जनवरी में उसका एग्ज़ाम या फरवरी के फर्स्ट वीक तक कंडक्ट करा लिया जाता है। उसकी जो भी रैंक आती है, अब उसका जो भी रैंक आई बच्चा फिर से एक बार जो आपका फरवरी के लास्ट वीक से मार्च का जो फर्स्ट वीक होता है, एक बार सेकंड वाला और चलता है इसका आईटी। पूरा नाम जेईई है बेटा, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपना वर्ल्ड की इंडिया की नंबर 1 जो इंस्टीट्यूट है मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, वो बेटा जेईई आईआईटी है। इसमें होता क्या है बेटा, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका जो दिसंबर में फॉर्म भरे जाते हैं, जनवरी में एग्ज़ाम करा लिया जाता है, उसकी जो भी रैंक आई फिर से मार्च में फॉर्म भरा जाता है, और उसका बेटा अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाता है। तो दोनों बच्चों के लिए जिसे आईआईटी क्रैक करना है, दोनों एग्ज़ाम में वो बैठता है, दिसंबर वाले में भी और बेटा आपका ये मार्च वाले में भी, दोनों में बैठता है। दोनों की जिसकी रैंक हाई आती है, जिस वाले की, जैसे दिसंबर वाले की अगर रैंक उसकी अच्छी आई है और मार्च वाले की आपकी जो आई है वो कम आई है, तो मार्च वाले से काउंसलिंग क्यों कराएगा? जिसकी अच्छी रैंक आएगी उसी से काउंसलिंग कराएगा। काउंसलिंग का मतलब जो एडवांस में जो बैठने वाला है, जो मई में जो एडवांस जो होता है आपका बेटा, जो आपका इसकी रैंक के अकॉर्डिंग एडवांस में बच्चों वो बैठते हैं कि इसमें 10 लाख 14 लाख फॉर्म लगभग भरे जाते हैं। इससे भी अब पहुंच जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है इसका क्रेज़। और गिने चुने केवल जो बच्चे हैं वो ये आपका मेंस वाला जो होता है, इसकी मेंस की में छटनी होके मात्र 2.5 लाख बचते हैं। 2.5 लाख से भी जो आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं वो 1.5 लाख स्टूडेंट होते, केवल हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। और बेटा 16 से 17,000 केवल सीटें गवर्नमेंट की, केवल जो आईआईटी जो कि टॉप जो कॉलेज है अपनी इंडिया में, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी आपका कानपुर है, आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है बेटा, आईआईटी दिल्ली है, ऐसे करके आपकी बेटा ओवरऑल मात्र 7 कॉलेज टॉप हैं। और इसके टच में एनआईटी अगर लगा लें तो ओवरऑल मतलब 16 से 17,000 स्टूडेंट हर साल लिए जाते हैं आईआईटी में। अब अगर इनसे रैंक थोड़ी कम आई, जो इन्हें 17,000 तक इनकी रैंक आई है, तो इन्हें कॉलेज मिल जाएगी आईआईटी वाली। अगर इनसे जैसे 20,000 रैंक आई, 21,000 आई, तो फिर उसका नंबर आता है एनआईटी में। जैसे एक प्रिंसिपल होता है कॉलेज का, एक होता है वाइस प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल नहीं बन पाए तो वाइस प्रिंसिपल बन जाओगी। मतलब आईआईटी पर फोकस रखना होता है। अगर 17,000 तक रैंक आती है तो कॉलेज मिल जाएगी आईआईटी वाली। अगर इससे रैंक थोड़ी और आपकी ज़्यादा आई, ज़्यादा का मतलब तुम्हारी ज़्यादा रैंक बढ़ रही है, उसका मतलब तुम्हारी इमेज घट रही है, ये मत समझना। जितनी रैंक कम होगी उतना ही तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा होती है। उल्टा होता है इसमें, इसका भी सिद्धांत है। 17,000 तक रैंक अगर आ रही है तो आईआईटी मिल जाती है, और 18,000 19,000 20,000 अप टू आपका 49,000 तक अगर आपकी रैंक है तो एनआईटी कॉलेज मिल जाएगी आपके लिए। 49,000 से ऊपर चलने लगे तो फिर बेटा आपका तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है स्टेट वाली, जो सेंट्रल स्टेट वाली जो आपकी गवर्नमेंट जो कॉलेज होती हैं वो मिलती हैं। किसके बाद? आफ्टर 49,000 रैंक। ओके, तो 49,000 के बाद में जो भी रैंक आपकी आई है वो स्टेट वाली, स्टेट जैसे यूपी से आप अगर बिलोंग्स कर रहे हैं या बिहार से कर रहे हैं, राजस्थान से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो ओवरऑल सभी राज्यों के स्टूडेंट बैठते हैं पहले। फिर अपना अगर एनआईटी मिलती है, एनआईटी लेते हैं, एनआईटी में नहीं मिलती हैं तो अपनी स्टेट वाली देखते हैं कि स्टेट रैंक तो शायद मिल जाएगी, तो स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उससे आप बेटा अपनी काउंसलिंग करा लोगे, मिल जाती है तो ठीक है। इसके नीचे फिर प्राइवेट वाले आप कॉल भी करेंगे, फर्जीवाड़ा होता है बहुत ज़्यादा कि हमारे यहाँ आ जाते हैं, बीटेक 100% गारंटी देंगे, प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे करके स्टूडेंट के पास कॉल पहुँचती हैं। तो उसमें बिल्कुल ना फंसें बेटा।
ऐसा अगर आपको रैंक के हिसाब से तुरंत ही पता चल जाता, पढ़े लिखे हैं, तुरंत ही रैंक निकाल कर आप देख सकते हो कि मुझे कॉलेज मिल रही नहीं मिल रही है। नहीं तो इधर उधर फेंक कॉलेज पहुंचती है, तो कॉल पहुंचेंगी तुम्हारे पास है, मैसेज भी आएंगे कि हमारे यहाँ आ जाइए, 100% गारंटी की नौकरी देंगे, 50,000 से पैकेज स्टार्ट है कंपनी का हमारा, ऐसे करके बहुत लालच दिया जाता है। तो उससे बेटा इन अफवाहों से आप बचेंगे प्लीज़, क्योंकि वो लोग क्या होता क्या है, 5-4 हज़ार का वो दे रहे हैं तुम्हें लालच, तो तुमसे लगभग 10 से 15 लाख रुपए तुमसे ठग लेंगी कि हमारे यहाँ 10 से 15 लाख रुपए आप लाइए। थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि फंस जाओगे। अब तुमने 2-2.5 लाख रुपए दे भी दिया, अब कहाँ जाओगे तुम, फंस गए ना। अब वो लालच देंगे कि हमारे यहाँ बजे स्कॉलरशिप गारंटेड मिलता है, तुम्हारा पैसा इसमें हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो पहले तो तुम्हें देने हैं, वो आया ना है, वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप देंगे, तुम्हें देंगे पहले जो सरकार करा रही है। ये फांसने का तरीका होता है बेटा, उनको इनसे बचेंगे प्लीज़। तो आईआईटी के लिए जो अप्रैल वाला होने वाला है बेटा, उसकी फर्स्ट टू 15 अप्रैल के बीच में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और आज बेटा आपका 21 मार्च हो चुकी है, मतलब ओवरऑल आपके पास में 14 से 15 दिन बचे हैं। तो ऐसे हालात में मैंने बताया था, अगर रैंक आपकी आएगी तो 1.5 लाख तक अगर आती है तो एडवांस में तुम बैठ पाओगी। 1.5 लाख से ऊपर रैंक आ गई 4 लाख 5 लाख तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप इसके लिए भूल जाइए और इसी में बने रहना। तो एक चांस तुम्हें और मिलेगा, चांस का मतलब 2 चांस मिलेंगे, साल में 2 चांस मिलते हैं, मतलब 2025 वाले जो 2 चांस मिलेंगे उसमें अपना शुरू से कोशिश करो एक बार फिर से, और अपना जो रैंक है उसे सुधार करो, उसमें सुधार लाना है और आपको कॉलेज आपको ले लेनी है बेटा। उसमें आप बीटेक जिस ट्रेड से करना चाहते हो, जिस ट्रेड आपका सिविल है, सीएस है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक है, जो भी आप अपने चुना है अपना फ्यूचर के में जो इसमें अच्छा लगता है, जिसमें मन करे। ये नहीं कि सिविल बहुत महंगा होता है इधर ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर ट्रेड अपने आप में खास होती है, इसका विशेषता है आपका जिसमें मन लगता है। मुझे लगता है कि ये करने से मुझे खेल में मुझे पता नहीं चलता, इतना आगे निकल जाता हूँ, तो वही चीज़ चुने। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, इसका विशेष ध्यान रखें। ट्रेड वो लेना पर आगे चल के दिक्कत होगी, पता चल के सिविल का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है ट्रेंड, तो उसके चक्कर में नहीं फंसेंगे बेटा। अपना तुम्हारा इंटरेस्ट किस में, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बिजली के जो भी काम होते हैं उसमें अच्छा लगता है ना, मन लगता है ना, बस इसे ट्रेड ले लीजिए। हैं जो भी मैकेनिक्स गाड़ी है, ये स्टैटिक तुम्हारी भी जो भी चीज़ें ये तुम्हें मशीन में अच्छा लगता है ना, मैकेनिक्स ले लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर ब्रांच में कुछ ना कुछ खास होता है। आप दूसरे की बातों में ना जाएं, और जब आपका रैंक जब आ जाएगी उसका आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो कॉलेज चुनो उस कॉलेज में देखो वो ट्रेड है या नहीं है, उसमें नहीं है तो जब काउंसलिंग की जाती है तो कॉलेज ब्लॉक की जाती है, तो सबसे पहले जो ट्रेड लेना चाह रहे हैं वो आप देखो उस कॉलेज में है या नहीं है, उसके आफ्टर दैट बेटा आपको वो सिलेक्ट करनी है। और इसके ऊपर काउंसलिंग वाला प्रोसेस अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 14 से 15 दिन बचे हैं। ऐसे में हम यूपी बोर्ड वाले हों या सीबीएसई बोर्ड वाले हों, अभी एग्ज़ाम दिया है तो हम एग्ज़ाम से अभी निकले हैं, तो ऐसे हालात में हम क्या करें ताकि जो मेंस वाला है इसे क्वालिफाई करके एडवांस में बैठ सकें। ये क्वालिफाइड हुआ तो आप एडवांस में बैठ पाओगे, नहीं क्वालिफाइड हुआ तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे उसमें। और ज़रूरी नहीं है वो उसमें बैठो ही, रैंक तुम्हें इतनी अच्छी मिल गई है तो ज़रूरी नहीं होता बैठो, हो सकता है इसी मेंस के आधार पर तुम्हें वो एनआईटी की कॉलेज मिल जाएगी। आईआईटी तो खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि आईआईटी तो एडवांस इसीलिए बना है। एडवांस जब दोगे तभी तुम्हें आईआईटी मिलेगी, और एडवांस नहीं देना है। और एनआईटी की जो रैंक है वो तुम्हें मेंस में ही तुम्हें दिख जाएगी कितनी रैंक आ रही है। तो मतलब 85-85% रिजल्ट, इसमें नंबर नहीं आता, परसेंट दिखता है इसमें। 85% से अगर ऊपर है मन मुताबिक तुम्हें एनआईटी मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे रिजल्ट आ तो मेरा कमेंट्स इसमें ऑप्शन खोल रखा है, कमेंट्स में आप अपनी कमेंट्स करें, उसका रिप्लाई में समय टाइम टू टाइम में देता रहूँगा बेटा, ठीक है। तो 14-15 दिन बचे हैं, तो इस बीच हमें क्या करना है, इस बीच में करना ये है जो भी तुमने एनसीईआरटी का 11th-12th का जो पोर्शन पढ़ रखा है बस उसको दबा के लगाइए। उससे बाहर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत कम समय ऐसे हालत में कुछ नया देखोगे तो जो है वो भी नहीं हो पाएगा। कुछ नया करना है उसके लिए एडवांस है तुम्हारे पास, एडवांस के लिए तैयारी करते हैं वो। फिलहाल 15 दिन है, 15 दिन में करना क्या है तुम्हें कि लगभग मेंस का जो सिलेबस होता है 70 से 80% अप टू 90% इंटर की जो एनसीईआरटी किताब है तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों को तैयार कर लीजिए। जो सिलेबस तुम्हारा है इंटर के फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, 14 के 14 उनकी थ्योरी बेटा बहुत सही से पढ़ लीजिए। उनके जो न्यूमेरिकल हैं खूब लगा के दबाइए, खूब लगा कर आपको करना है बेटा। और सभी न्यूमेरिकल से हर चैप्टर संबंधी अपना प्लानिंग बना लीजिए कि मुझे इस होली तक 25 तारीख तक इतने चैप्टर विद न्यूमेरिकल करने हैं, इतने ही केमिस्ट्री के करने, इतने ही मैथ्स के करने। प्लानिंग से करोगे तो हो पाएगा, नहीं तो पता चला कि फिजिक्स में कर लिए 4 और मैथ में रह गए 2 और केमिस्ट्री में किया 1 ही चैप्टर, अब कहाँ से क्या कर लोगे।
आप IIT लेवल के बच्चे हैं, नहीं हैं, ऐसे नहीं कह सकते बेटा। 15 दिन बच्चे हैं, ऐसे हालत में यही करना है, अपना मेहनत भरपूर बेटा लगा दीजिए प्लीज़। होली दिवाली हर साल आएगी, लेकिन ये चांस बार बार नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो IIT का जो 15 दिन का सिलेबस है उसको मैं समय समय पर आपको मैं इसकी जो रणनीति है कैसे करनी है तैयारी, वो 15 दिन में आपको कम समय में, जो इंटर वाले बच्चे हैं उन्होंने कोई ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन कर नहीं पाई है कि अलग से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो उनका फोकस था पूरा कि अच्छी परसेंटेज के पहले इंटर कर ली जाए, और यह होना भी चाहिए। इंटर परसेंटेज नहीं है या नॉलेज उसकी हमने पढ़ा ही नहीं, तो तुम IIT का सिलेबस कहाँ से देख लोगे। इस परसेंटेज के प्रेशर से ही तुमने इंटर का सिलेबस तैयार किया था, इससे ये फ़ायदा हुआ। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि तुम्हारी परसेंटेज अच्छी बनी, मेरा तात्पर्य ये था कि इंटर का परसेंटेज का प्रेशर देकर, लालच देकर तुमने वो सिलेबस पढ़ा है तो इधर तुम्हें तैयारी में तुम्हें एडवांटेज मिलने वाला है। वो नहीं पढ़ते, ये कह देता अरे परसेंटेज से कुछ नहीं, कंपटीशन का ज़माना है, तुम कंपटीशन, तो कंपटीशन फाइट करोगे भी कहाँ से, ये बताओ। नॉलेज तो होनी चाहिए ना। नॉलेज कब होगी, जब परसेंट का तुम्हें लालच दिया जाएगा कि इतनी परसेंट कब बनेगी। अब कोई नकल अकल का तो कुछ है नहीं, अकल होनी चाहिए तभी तो परसेंट ला पाओगे, पढ़ोगे तभी तो ला पाओगे। इस लालच में आपको बेटा पढ़ोगे और सिलेबस तैयार होगा और उसका एडवांटेज तुम्हें यहाँ मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, जैसे आपका जो फिजिक्स वाला जो आपका पोर्शन है, आपका इंटर पर पहले ध्यान देना, उसके बाद में 11th के कुछ चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, जैसे थर्मोडायनामिक्स है आपका, है ना। तो कुछ चैप्टर हैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 11th वाले। तो 11th की हाँ केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटर की जो केमिस्ट्री है वो इंटर में इंक्लूड हो जाती है, बिल्कुल मत देखना। 11th वाली केमिस्ट्री इंटर से ही आपका काम चल जाएगा। केमिस्ट्री आपको केवल बेटा क्या करना है, 12th NCERT बेटा आपको देखना है। 12th वाली कौन सी किताब देखनी है, NCERT का जो सिलेबस है इसमें बेटा आपका मात्र 10 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। जो इसमें आपका ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसको ज़्यादा ध्यान देना, कैसे कैसे फिनॉल से कैसे क्लोरोबेंजीन बन रही है, बेंजीन से कैसे नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं, एनिलीन कैसे बन रही है, ये सब रिएक्शन वहाँ पर आती हैं। ऑप्शन आपके आएंगे, उसको देख के केवल आपको बेटा जो गोला है, जो गोला भरना हो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा पेपर बनता है। तो केमिस्ट्री मैंने बताया 12th लेवल की NCERT 10 चैप्टर हैं। दिन तारीख 30 तारीख तक की प्लानिंग आपको बता रहा हूँ, आज से 10 दिन है पूरी। 10 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कैसे फिनिश करनी है वो पूरी रणनीति लेके मैं आज आया हूँ इस वीडियो के साथ बेटा। तो केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, इसको डिवाइडेशन आप कैसे करोगे। फिजिक्स मैंने बताया था, इसमें आपका पहले 12th को आप कवर करोगे। 11th के जो कुछ चैप्टर हैं आपको पढ़ना मत से पढ़ना, क्योंकि 2-3 जो चैप्टर हैं उसकी मैं वीडियो बनाकर उसका इंक्लूड, केवल अब बेटा आपको वीडियो केवल देख लेना, उससे ही आपका ये काम चल जाएगा, ठीक है। 11th वीडियो देखोगे, 12th पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ बेटा आपके लिए। 12th के ओवरऑल बेटा कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं बेटा इसके NCERT के, इसके आपके। अब रही बात बेटा मैथ्स की। मैथ्स में बेटा मैंने बताया था ओवरऑल मैथ 2 हैं, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, ठीक है, जैसे RD शर्मा में होते हैं। तो यहाँ पर NCERT के 2 मैथ हैं। जो फर्स्ट मैथ बेटा आपका है उसमें आपके चैप्टर मात्र आपका बेटा 1 to 6 चैप्टर आपके हैं फर्स्ट मैथ में, लेकिन वही अगर सेकंड मैथ की बेटा बात करें तो उसमें आपके 7 to बेटा 13 चैप्टर, इतने चैप्टर हैं। तो बेटा 6 चैप्टर आपके इसमें हैं और 7 चैप्टर इसमें, ओवरऑल बेटा 13 चैप्टर हैं। फर्स्ट मैथ में के मात्र 6 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर सेकंड मैथ है, प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर पर आएगा बेटा। तो मात्र ओवरऑल 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर इसके हैं, 10 चैप्टर इसके हैं, 14 चैप्टर इसके हैं। आपको 10 दिन में फिनिश करने हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद तुरंत ही तुम्हें एडमिट कार्ड आ जाएगा, तुम्हें सिटी पता चलेगी किस सिटी में तुम्हारा सेंटर है। फिर वहाँ तुम्हारा इस तरह प्रेशर होता है कि वहाँ सोचो अब तो एडमिट कार्ड आ गया, यहाँ से एंट्री है, सिटी तुम्हें पता चल जाएगी कि मथुरा है या बरेली, आसपास जो भी आपको प्रोवाइड करेंगी, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होता है उसके आसपास सेंटर तुम्हारा बनता है। तो ऐसे हालात में आपको करना क्या है बेटा कि आपका पिछली बार ये अभी भी हुआ था, ये बरेली सेंटर बना था कासिम जिले का। तो वही है कि मंडल लेवल पर अलीगढ़ या आपका इधर मथुरा और या बरेली यहाँ सेंटर बनता है, तो यहाँ पर रहेगा आपका, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो मैं बता दें 14 चैप्टर इसके हैं, 10 चैप्टर इसके हैं और 13 चैप्टर इसके हैं बेटा। इनको आपको कैसे 10 दिन में फिनिश करना है। मैं ये नहीं कहता सब कुछ इस पर ये देखो, कभी टाइम टेबल से मत कहना 4 घंटे पढ़ रहा हूँ 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, ऐसे अगर पढ़ोगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो मुझे घंटे दिखाओगे कि मैं तो आप पढ़ तो रहा था 8 घंटे,
पेरेंट्स को बताओगे मैं पढ़ तो रहा था 10 घंटे, तो 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ते रहो 30 तारीख तक, तो 3 या 4 ही चैप्टर फिनिश कर पाओ। तुम हमें कह दो कि हम तो 10 घंटे पढ़ रहे थे। बेटा घंटे की हम बात ही नहीं कर रहे, तुम 2 घंटे पढ़ो, हम कभी नहीं कह रहे तुम्हें 10 घंटे पढ़ो। हम तो ये कर तुम 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो या 8 घंटे पढ़ो, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिलेबस 10 दिन में फिनिश करना है। अब ये तुम देखो तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है। टाइम घड़ी में लगाकर तुम बैठे हुए पढ़ने के लिए, तो ध्यान टाइम पर जाएगा, ना कि यहाँ जाएगा चैप्टर फिनिश करने पर। आज मैं सिर्फ IIT को लेके ले आया हूँ। इसके बाद में नीट का जो सिलेबस है तुम्हारा वो लेके आऊँगा। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जिन्होंने नीट का डाल रखा है, समय बहुत कम बचा नीट वालों के लिए, और एक बेटा NDA वालों का जो बचा है और NDA वालों के लिए बचा है, उनका भी समय बहुत कम बचा है। 21 अप्रैल को लगभग समथिंग उनका पेपर है, तो लगभग 1 महीना है पूरा NDA वालों के लिए। लेकिन IIT वालों के लिए उससे भी कम, बहुत कम समय कम बचा है। नीट वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम है वो मई में है बेटा, इसलिए। तो फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, सभी ने तैयारी की थी। और आज से लगभग यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम था वो साइंस का बेटा, वो 7 मार्च को फिनिश हो गया था। आज 21 तारीख है, मतलब 14 दिन तुम लोगों ने जो भी इधर उधर घूमा फिरा, रेस्ट लिया, थोड़ा बहुत पढ़ा भी, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कह रहा आपने घूमा फिरा, घर के काम धंधे भी किए, लेकिन थोड़ा पढ़ाई के टच में भी रहे, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म डाल रखा है उन्हें घूमना क्या, काम क्या करना, उनका तो ध्यान वहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा, फिलहाल मैं ये कहूँगा जो भी ये 14 दिन बीत गए, हम 14 को बिल्कुल काउंट करेंगे नहीं। अब तो बाकी है 10 दिन में है, इस 10 दिन में कैसे बेटा बल्लेबाजी आपके लिए करनी है। तो फिजिक्स में बेटा 14 चैप्टर आपके हैं, आप इसको के 10 दिन आपके पास में हैं। और आपका जो 25 तारीख के लिए, जो 25 अप्रैल को बेटा धूल, होली का जो समय है, जो धूल वाला जो डे है, जो धूल आपका उड़ेगी रंगों से, जो रंग वाली जो होली है वो बेटा 25 मार्च को है। 26 को बेटा नेक्स्ट डे होता है, वो भी एक फेस्टिवल की फॉर्म में मनाया जाता है। ओवरऑल गवर्नमेंट की जो छुट्टियां हैं 24, 24, 25, 26 3 दिन की केवल गवर्नमेंट छुट्टियां हैं, और 3 दिन ये होली का पर्व मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ। इसकी सभी के लिए एडवांस में बधाई है। बेटा आपका मैं बता रहा था, उस होली दिवाली के लिए जिस कलर वाला दिन है, तो उस दिन केवल आप 1-1.5 घंटे जो भी है अपना यार दोस्त हैं, परिवार हैं, अपना उनसे होली आपको खेलना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज़ हर साल आएगी तो बिल्कुल नहीं खेलनी है, खेलो। जहाँ ये रोज़ पढ़ोगे तो क्या तुम कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बहुत टाइम अपनी होली में सेलिब्रेट कर दीजिए। तो बेटा यहाँ 14 चैप्टर आपके हैं फिजिक्स में। आपको करना क्या है 14 चैप्टर में से, जैसे 14 चैप्टर में आपको जो 24 तारीख है और आज 21 तारीख है, 4 दिन है। 4 दिन में आपको ये दिमाग लगाना है, जो फिजिक्स फर्स्ट है आपने बढ़िया से पढ़ रखा है, और न्यूमेरिकल आपके पास में जितने भी हैं वो सब आपके पास में आप पढ़ ही रहे होगे साथ के साथ। लेकिन आपको करना क्या है कि थ्योरी केवल आपको बेटा थ्योरी जो इसकी है वो आपको 21 से लेकर 24 तक आपका जो है, जो फर्स्ट फिजिक्स है, मतलब 8 चैप्टर बेटा। 8 छोटा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बहुत छोटा सा चैप्टर है। 10 मिनट के लिए चाय पीते पीते देखोगे तो आप कंप्लीट कर लोगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं माइंड में मेरा 7 चैप्टर रहते हैं। LCR जो परपथ है तुम्हारा, अल्टरनेटिव करंट तक जो प्रत्यावर्ती जो धारा है वहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। 8वां आपका बहुत सरल चैप्टर होता है। 3-4 हेडिंग है, तो चाय पियोगे, गुनगुना पानी पियोगे, दोस्तों से बात करते करते भी देख लोगे तो भी कंप्लीट हो जाता है वो। तो बेटा यहाँ पर 21 से लेकर 24 मतलब आपको 4 दिन दे रहा हूँ मैं। 4 दिन में 8 चैप्टर हैं, 8 को काउंट करो मत, बचे 7 चैप्टर। मतलब आज से या तुम्हें लग जाना है, मतलब आज कम से कम फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर बड़े बड़े हैं। मतलब आज आपको करना क्या है कि कम से कम 21 तारीख को आपको बेटा 2 चैप्टर फिनिश हो जाने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर आपको फिनिश करना है। इसके बाद में जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसके बाद में 3, 4, 5 को 22 तारीख को तीनों चैप्टर फिनिश करने बेटा। 22 को कितने करने बेटा? 22 तारीख को आपको कितने, तीसरा, चौथा, 5वां, ये ख़त्म कर दिया आपने। ठीक है, विद न्यूमेरिकल करना, जो भी तुम्हारे पास एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल किताब तुम्हारे पास में एनसीईआरटी वाली, ठीक है, वो न्यूमेरिकल देखने हैं। और अलग अलग राइटर के न्यूमेरिकल मैंने कराए थे, वो भी देखते रहना है। और जो भी न्यूमेरिकल हैं सब मैं वीडियो पर अपलोड, मैं आपके साथ मेहनत लगा पड़ा हूँ मैं, और मैं दिन रात एक कर रहा हूँ, रात में सारी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, उसके लिए पूरा मैंने डाटा बना लिया है, मुझे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आपको करना यही है बेटा कि न्यूमेरिकल की जो समस्या है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको जैसे न्यूमेरिकल आया कि उसमें जो टॉपिक है उसको पहले एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में आपका मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा। ये सब आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिलता जाएगा।
ठीक है बेटा। ये ऑफलाइन में जो सिलेबस चल रहा है, टाइम नहीं है आपको, ऑनलाइन की सेवा मैं चाहता हूँ कि बच्चा ऑफलाइन में शायद 10-20 बच्चे मेरा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं सब तक इसका एडवांटेज मिल सकता है। इसी वजह से मुझे ऑनलाइन में आना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे से शहर में मात्र मुझसे 5 से 50 से 100 स्टूडेंट केवल फ़ायदा उठा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद जब ये नॉलेज जो है मेरे पास में, कहीं लाइफ का उद्देश्य ही है आपका बेटा नॉलेज लो, नॉलेज दो। पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है कि जो भी तुमने नॉलेज इकट्ठी की है उसको इस यूनिवर्स ने हमें देना चाहिए, फॉरवर्ड करनी चाहिए नॉलेज के लिए। यही लाइफ है, यही तुम्हारा उद्देश्य है जीवन का। नहीं तो नॉलेज छिपा कर बैठो, उससे कुछ नहीं होने वाला है और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इस दुनिया में है ही क्या, लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई पहचान बना पे क्या। आज यूट्यूब जैसा इससे जो चैनल तुम्हारा आया है, लोग जहाँ भी तुम्हारे पुराने बिछड़े यार दोस्त होंगे दुनिया के जो नहीं जानते वो तुम्हें जानने लगेंगे। कब जानने लगेंगे? मात्र नॉलेज के बेस पर। हम कहें कि सब्सक्राइब बढ़ाओ, ये करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों को अगर कंटेंट्स दिख रहा है, वो सर्च करता है, हर स्टूडेंट इस दुनिया में कि बेस्ट इसमें देखो कि मुझे कौन अच्छे से मुझे किसका कंटेंट्स अच्छा लग रहा है, वो देखेगा और वो अपना तुम्हारा लाइक भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन इसका कोई लालच नहीं है, बस बच्चों को मुझे लगता है कि जो नॉलेज है बच्चे तक जन जन तक पहुँच जानी चाहिए मेरी आवाज़, क्योंकि उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए कहीं ना कहीं से। बहुत कम चार्ज में, बहुत कम टाइम में वो सेवा मिल जानी चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य ये है, इसी वजह से मुझे इस लाइन में मुझे आना पड़ा। मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि अर्निंग मनी इतना तो ऑफलाइन से जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे मिल ही जाता है। मुझे लगता है कि बच्चों तक जो नहीं जानते हैं वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठाए। मुझे ना जाने, मेरी दी हुई नॉलेज शायद उन्हें कहीं ना कहीं उसके काम आ जाए। इस उद्देश्य के साथ मैंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया। आप देख ही सकते हैं जिस प्रकार से जो भी है आपके सामने मैंने सामने बेटा ऐप पर किया, प्रस्तुत किया है। तो 22 तारीख को तीसरा, चौथा, पाँचवा 3 चैप्टर फिनिश करने हैं। 23 तारीख को आपको मात्र 7वां चैप्टर, पूरा बड़ा चैप्टर है पूरा बेटा। इसमें ट्रांसफार्मर बहुत आपका बेटा मैंने बताया था, चौक कुंडली से लेकर वाटिन धारा, वाटरलेस करंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ा चैप्टर कौन सा? 7 वाला चैप्टर। इसमें 7 टाइप्स के बेटा सर्किट भी हैं, आर सर्किट, सी सर्किट, है ना, फिर डबल कॉम्बिनेशन चलेगा। इन सब का बेटा मैं बताता रहूँगा आपके लिए। तो अब आपके पास में 23 तारीख को आपने क्या किया है? 23 तारीख के लिए आपने 6वां और 7वां चैप्टर दोनों फिनिश कर लिए हैं। और इसके बाद 24 तारीख के लिए आपने क्या किया है? 8वां चैप्टर पहले फिनिश किया नाश्ता करते करते, और तुरंत ही आपने 8वें वाले दिन क्या कर दिया कि दोबारा से एक बार रिवीजन, 1 से लेकर 8 तक एक बार क्या करना बेटा? रिवीजन भी करना है। मतलब 24 तारीख को आपको क्या कर दी? फिजिक्स जो फर्स्ट है वो आपने बेटा फिनिश कर दी। इतना आपको चलना है। और इसके बाद में केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री को बहुत कम सिलेबस है केमिस्ट्री फर्स्ट का। इसको आप क्या करोगे कि 21, 22 और 23 मात्र 3 दिन में 1 to 5 ये 5 चैप्टर आपको फिनिश कर देने बेटा। बहुत छोटे छोटे केवल लैंग्वेज, इसकी भाषा लेक्चर आपके लैंग्वेज है। एक सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर 2nd चैप्टर बिलियन वाला, उसमें थोड़े से न्यूमेरिकल भी है, उसको ध्यान से देख लेना है। और बाकी का बेटा 21, 22, 23 ये तीनों ही चैप्टर आपको 23 तक आपको फिनिश कर देने हैं 5 चैप्टर के लिए। इसके बाद में आपका जो 24 तारीख वाला दिन है उसमें आपको बेटा करना क्या है? 6वां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड वाली स्टार्ट यहाँ से होती है बेटा, उसमें रिएक्शन का खेल है। 6ठा चैप्टर और 7वां चैप्टर आपने कर लिया 24 के लिए फिनिश। इसके बाद 25 तारीख के लिए आप क्या करोगे? 25 तारीख के लिए आप ये करोगे, उस दिन आपका धूल का दिन है तो थोड़ा बिजी हो जाओगे, इसलिए मैं आपके लिए इजी चैप्टर दूंगा जो कर सकूँ। वो कोई और चैप्टर नहीं, वो है एक बायोलॉजी का चैप्टर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, देखते ही तैयार हो जाएगा। ये बेटा 10वां चैप्टर आपका है 25 तारीख का। 25 तारीख का बेटा 10वां आपका चैप्टर है। और इसके बाद में आपका जो 26 तारीख है, 26 वाले के लिए आप क्या करोगे? आपका 8वां और बेटा एक नवा चैप्टर 2 फिनिश आपके लिए करने हैं 26 के लिए। 26 के लिए मैंने बताया था आपका 8वां और 9वां चैप्टर आपके लिए बेटा फिनिश करना है। इसके बाद में मैं बता रहा था कि आपके पास में समय 27 तारीख के लिए करना क्या है कि सारे चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, तो इसमें क्या करना है? 27 को बेटा ऑल चैप्टर क्या करना? रिवीजन। ऑल चैप्टर रिवीजन वीडियो हो सकता है नीचे कम दिखाई दे रहा हो, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीकिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं। और बच्चे मैच्योर होते हैं इस उम्र में तो समझ ही जाएंगे कि सर आखिरकार क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये अपना पेन कॉपी लेकर बस बैठो। जिस रणनीति के साथ मैं बता रहा हूँ कि 30 तारीख तक आपका जो IIT का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा के, और 1 तारीख को क्या करना उसके ऊपर टाइम टू टाइम में वीडियो देता रहूँगा बेटा, ठीक है।
इसके बाद में मैं बता रहा था आपका कि ये दोनों रणनीति बता चुका हूँ। फिजिक्स जो फर्स्ट आपकी थी वो मैंने 24 को ख़त्म कर दिया है। अब आपके पास में जो फिजिक्स जो सेकंड वाली बेटा है, सेकंड वाली फिजिक्स, उसके लिए आपको जो मैंने बताया था मात्र 25 तारीख के लिए, जो 25 वाला धूल वाला दिन है, इस दिन केवल आपको जो चैप्टर फिनिश करना है वो मात्र बेटा कौन सा करना है चैप्टर, वो आपको नमा चैप्टर करना है, मात्र नमा। लाइट वाला एक ही चैप्टर दूंगा क्योंकि उस दिन थोड़ा सा घर में भी बहुत सारे लोग मिलने वाले और सभी लोग आते हैं, इस वजह से बिजी रहोगे थोड़ा सा, तो एक चैप्टर दूंगा। नमा बड़ा चैप्टर है लेकिन पढ़ना है इसके लिए। 26 तारीख के लिए करना क्या है बेटा, 10वां और 11वां दो चैप्टर फिनिश करने हैं। और बेटा 27 तारीख के लिए आपको क्या करना है, 12वां चैप्टर करना है और 13वां चैप्टर करना है। 12 और 13 चैप्टर दोनों, मतलब फिजिक्स आपका जो सेकंड है ये भी आपकी फिनिश हो गई। इसके बाद में आपको करना क्या है, तुरंत ही आपको जो 28 तारीख के लिए क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है पूरी का। 28 तारीख का सेकंड का रिवीजन होना चाहिए बस। इसके बाद आपका 29 को जो करना क्या है, 29 के लिए 11th वाली फिजिक्स है वो मेरे लेक्चर देख लेने, उस दिन कुछ मत देखना। 29 को क्या करना, जो 11th वाली जो फिजिक्स है उसके जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आपके IIT में आने वाले हैं उसके बेटा लेक्चर आपको देख लेने हैं। केवल ज़रूरत है पेन कॉपी लेके बैठना, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो 11th क्लास डालकर IIT डालकर वो नोट कर लोगे, सर ने ये पॉइंट बताएं। तो 29 तारीख के लिए बेटा 11th क्लास के जो लेक्चर मैं दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो आप बेटा अपनी कॉपी पर बढ़िया से समझोगे, देखोगे और लिख लोगे जो इंपॉर्टेंट लगेगा। 30 तारीख के लिए आपको क्या करना है, 11th 12th दोनों क्लासों का जो सिलेबस मैंने फिनिश किया है सबका रिवीजन फिनिश कर लोगे, मतलब फिजिक्स जो पूरी ख़त्म, केमिस्ट्री फिनिश। ओके, अब क्या बचा बेटा पोर्शन आपका, बेटा केवल मात्र मैथ्स बचा। मैथ्स के लिए करना क्या है, क्योंकि IIT की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो मैथ्स होता है, इसलिए बेटा पहले मैं बता चुका हूँ कि मैथ्स वाला जो पोर्शन है, मैथ्स के लिए क्या रणनीति तुम्हें अपनानी है। मैं टाइम को लेकर नहीं बैठूंगा कि तुम्हें 2 घंटे में क्या मैंने ये किया है, अपना टाइम टेबल सेट करना है कि केमिस्ट्री के जितने चैप्टर मैंने बताए थे उन चैप्टरों को आपको उसी हिसाब से एक पेपर ले लेना, A4 साइज का ब्लैंक वाला, उस पर ये रणनीति पूरी लिख लेना। ठीक है, इतना आप करते रहोगे, क्योंकि कहते नहीं है कि आपका समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं किया बच्चा कुछ अच्छा होता है। 10 दिन बचे हैं, 30 तारीख की प्लानिंग है, और ये सोचने पर कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, सैम्पल पेपर ले आऊँ क्या कर लूं, कुछ नहीं होने वाला उनसे, बहुत कम समय बचा है। ऐसे हालात में जो सिलेबस है वही कंप्लीट कर लो, और जो क्वेश्चन आने वो बाहर तो जाने नहीं है। सैम्पल से सिर्फ इतना फ़ायदा होता है कि तुमने देखा है, वो जरा करके लगा के देखना कितना पेपर किस लेवल का कैसे क्या, ये फ़ायदा होता है तो सिलेबस है वहीं से। अब बताओ वो देखोगे सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, सैम्पल तो वो देखते हैं जिनका सिलेबस तैयार होता है, तुम्हारा सिलेबस तैयार नहीं है तो वो देख कहाँ से लोगे। ऐसे हालत में ये सिलेबस पहले बहुत कंप्लीट करना है, बहुत जल्दी से। करने वाले तो सैंपल बहुत पहले से करते आए, लेकिन उन सभी छात्रों से कहूँगा कि अब सैंपल का समय ही नहीं बचा है। अब समय जो वो बचा है कि जितना सिलेबस है बस एक बार जल्दी से 10 दिन में ख़त्म करना है वो लेक्चर, बहुत जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, बस कॉन्फिडेंस के साथ आपको बेटा बैठ जाना है उसमें। मैथ्स की अगर बात करें, जो मैं बता रहा था मैथ्स वाले जो बेटा जो पोर्शन है मैथ्स में मैं बता रहा था जो फर्स्ट मैथ है बेटा और सेकंड मैथ है। फर्स्ट मैथ में आपको बेटा 21 तारीख से आपको शुरू करना है। इसमें करना क्या है, आपको दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ये बेटा आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं। कब? 21 तारीख तक कंप्लीट करने हैं। 22 तारीख को करना क्या है, आपको 5वां चैप्टर पढ़ना है, और बेटा छठा चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया था वो सब तैयार कर लेना है IIT वालों के लिए। और बेटा इसके बाद में आपको क्या बचता है, 23 तारीख के लिए, मतलब 2 दिन में मात्र फर्स्ट मैथ ख़त्म हो रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें। मात्र पहला चैप्टर बचा है, वो बेटा रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित है, उससे मात्र तुम लेक्चर मेरे सुन लोगे, उससे आपका पूरा काम चल जाएगा। कोई लेक्चर में सारा 1 ऑन 2 मैनी फंक्शन, ठीक है, किस प्रकार से उसमें रिलेशन बनते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन, सिमेट्रिक, ये सारा कुछ मैं उसमें बता दूंगा बेटा, वो बढ़िया से सुन लोगे। और क्वेश्चन भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT लेवल के मैं रखूँगा, उसको आप देख लोगे। 27 तारीख इसमें बेटा मैं बता रहा था, 23 तारीख के लिए क्या करना है तुम्हें, 7वां चैप्टर नहीं करना है, पहले कौन सा करना है, 10वां और 11वां चैप्टर। वेक्टर वाले दोनों चैप्टर बहुत सरल हैं। 24 तारीख के लिए क्या करना है तुम्हें, 12वां चैप्टर, और बेटा आपको क्या करना है, क्या 12 के बाद में तुम्हें 13वां चैप्टर ये फिनिश करना है। LPP लीनियर प्रॉब्लम बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत जल्दी 1 घंटा बैठोगे, आधे घंटे ही बैठोगे तो ही फिनिश हो जाएगा। 13वां चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा,
थोड़ा सा बढ़िया से देखोगे तो मतलब 24 में दोनों चैप्टर कर सकते हो आप। ही 25वां जो आपका दिन है उस दिन धूल वाला दिन है। धूल वाले दिन करना क्या आपके लिए, कुछ नहीं करना है, मात्र उस दिन समाकलन वाला जो चैप्टर है उसके बेटा आपको क्या करने है, मात्र आपको इसमें जो फर्स्ट मैथ का जो आपके फिनिश हो गया है तुम्हारा फर्स्ट मैथ जो भी है तुम्हारा फर्स्ट मैथ रिवीजन प्लस आपका बेटा जो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं उसको याद करना है। कब, 25 को धूल वाले दिन। फर्स्ट मैथ का रिवीजन कर लोगे, एक एक क्वेश्चन सब देख लिए, जो हार्ड क्वेश्चन है सिंपल है उन्हें कहीं करके देखोगे। रिवीजन का मतलब ये होता है जो तुमसे ज़्यादा हार्ड लग रहा है उसको करके देखना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के क्या बेटा फॉर्मूले, सूत्र जो आपके होते हैं फॉर्मूले, उसको 25 तारीख को आपको फर्स्ट का रिवीजन और 25 को क्या आपको फॉर्मूले देखना मॉर्निंग टाइम पर, ठीक है। इवनिंग में धूल वूल जो भी होता है दिन में वो करते रहोगे आप ही। 26 तारीख को करना क्या है, 7वां चैप्टर बड़ा है, ये 26 से लेकर 27 तारीख तक आपका फिनिश हो पाएगा मात्र 7वां चैप्टर। 2 दिन में समाकलन में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं बेटा, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, 2 दिन में 7वां चैप्टर हो पाएगा। 28 तारीख को मात्र तुम्हें करना क्या है, 8वां चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है 8वां चैप्टर तुम्हें 28 को करना है और छोटा सा है क्वेश्चन, इसमें एक एक्सरसाइज 4-5 क्वेश्चन है, तो 28 को 8वां और 9वां दोनों फिनिश कर लेने हैं आपके लिए बेटा, ठीक है। इसके बाद आपका 29 जो तारीख है उसमें सेकंड का क्या करना, पूरा रिवीजन। कोई एक रिवीजन फर्स्ट का रिवीजन हो चुका 25 को और 29 तारीख को क्या करना, सेकंड का पूरे का रिवीजन मार दो एक बार। 30 तारीख के लिए फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों का क्या करना है, रिवीजन, ठीक है बेटा। 11th के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है आईटी के लिए, क्रमचय संचय है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कम से कम 3 से 4 चैप्टर ऐसे 11th वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको क्या करना है, 11th वालों को मात्र एनसीईआरटी संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो इसकी थ्योरी है वो बेटा मेरे लेक्चर को आप अटेंड कर लोगे, उससे बेटा आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 11th के जो मैथ के जो चैप्टर हैं उनका मैं लेक्चर टाइम टू टाइम में बना रहा हूँ। बच्चों को जितना भरपूर प्रयास हो सकता है मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ ताकि बच्चों को एडवांटेज मिले और कहीं ना कहीं उसमें जो भी स्कोर कर पाया, रैंक ले पाया, और अगर वो मेरी वजह से अगर 10% पर अगर सुधार पाया है तो मैं अपने आप के लिए भाग्यशाली समझूंगा बेटा। तो इस प्लानिंग से साथ करना है और बेटा आप सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया है, थैंक्स बेटा ऑल ऑफ गाइज। आप ऐसा ही करोगे मुझे पूरी उम्मीद है और भगवान आपकी बेटा पूरी अभिलाषा जो भी आपकी अभिलाषा वो पूरी करे। थैंक यू।